नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों रीट का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, ऐसी उम्मीद और आशा हम कर सकते हैं। दोस्तों तो इसमें हम संस्कृत विषय के आंसर की बात कर रहे हैं। दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम आपको बताएंगे। हम L2 की बात कर रहे हैं। L2 में भाषा फर्स्ट सेकंड दोनों भाषाओं को हम बताएंगे और उसके बाद में L1 की जो दोनों भाषाएं हैं उनको भी हम बताएंगे। अच्छे से आप अपने आंसर मिला सकते हो और अपना स्कोर पता कर सकते हो। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं भाषा फर्स्ट, ये हम सेकंड की बात कर रहे हैं L2 की। तो L2 के अंदर जो हमारी भाषा फर्स्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखें तो देखिए हमारा ये भाषा फर्स्ट है और संस्कृत की हम बात कर रहे हैं और ये है हमारा L2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, L2 की भाषा फर्स्ट। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 31 नंबर का हमारा सवाल है। सवाल कह रहा है कि व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकम उपयुक्तमस्ति। मतलब हुआ कि व्याकरण शिक्षण से कृते यानी व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिख रहा है सरलात कठिनम प्रति, ज्ञातात ज्ञातम प्रति, गमनात निगमनम प्रति और अनिश्चितात निश्चितम प्रति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आगमनात निगमनम प्रति, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी व्याकरण शिक्षण जो है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, अब आगमन से निगमन की ओर आप जानते हैं क्या होता है। आगमन जो विधि होती है उसके अंदर हम सबसे पहले उदाहरणों को बताते हैं, उसके बाद में हम नियम की तरफ जाते हैं और निगमन में हम नियम पहले बता करके उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमनात निगमनम प्रति। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड सवाल है हमारा 32 नंबर का। देखिए 32 नंबर के सवाल को समझते हैं और पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधिर विद्यते। मतलब ये हुआ इसका कि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की दर्शन शिक्षणस्य च और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, यानी कि प्राचीनतम विधि आपको बतानी है। ठीक है, तो कौन सी विधि है, देखिए ऑप्शन है आपका कथा नायक विधि ही, भाषण विधि ही, प्रश्नोत्तर विधि ही, सूत्र विधि ही। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र विधि ही। क्या होगा, सूत्र विधि ही। समझ गए, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शिक्षण और दर्शन शिक्षण की जो सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है वो सूत्र विधि मानी जाती है हमारी। ठीक है, सूत्र विधि। अगला सवाल है श्री सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदयस्य महाकाव्यम वर्तते। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसमें कह रहे हैं कि सीताराम भट्ट पर्वणिकर जो महोदय हैं उनका महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए नाम है, पहला ऑप्शन है इसमें देखिए हर नामामृतम, कच्छ वंश है, मोहभंगम, ईश्वर विलास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ईश्वर विलास है। क्या होगा, ईश्वर विलास। यानी कि यहाँ पर श्री राम भट्ट पर्वणिकर महोदय का जो महाकाव्य है वो ईश्वर विलास नाम है उसका। तो ऐसे अपने आंसर मिलाते चलिए। अगला सवाल है हमारा, चंद्र महीपति ही उपन्यास लिखितोस्ति। चंद्र महीपति जो उपन्यास है वो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है श्रीनिवास आचार्येण, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्रिना, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिना, श्री नारायण शास्त्रिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आचार्य, यानी श्रीनिवास आचार्य जी के द्वारा चंद्र महीपति उपन्यास लिखा गया है। अगला सवाल है हमारा, देखिए कच्छ वंशम महाकाव्यम केन विरचितम। कच्छ वंश महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, सीताराम भट्ट महोदयन, पंडित विद्याधर शास्त्री और श्री कृष्ण राम भट्ट महोदयन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कच्छ वंश महाकाव्य की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर होगा श्री राम भट्ट। ये वाला हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। श्री कृष्ण राम भट्ट महोदय के द्वारा कच्छ वंश महाकाव्य लिखा गया है। ये आपकी 10वीं 11वीं की जो किताबें चलती हैं उन्हीं में से आए हैं दोस्तों। इससे पहले की जो किताबें थी उनमें दे रखे थे सारे के सारे। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल कह रहा है कविता रचना कार्य हेतु हो कै मीराम पुरस्कारेण पुरस्कृत है। देखिए इसका मतलब है कि कविता रचना कार्य के लिए कौन मीरा पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है। पंडित मधुसूदन ओझा, डॉक्टर हरिराम आचार्य, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो इसमें आप बताना है, मीरा पुरस्कार के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरिराम आचार्य जी। ठीक है, ये भी आपकी 12वीं क्लास की जो किताबें हैं, इससे पहले की जो किताब थी उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, वहाँ से ये प्रश्न आपका आया है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ तक के सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है हमारा, देखिए, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, अस्य वाक्यस्य अनुवादः अस्ति। कह रहे हैं कि मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इसका अनुवाद आपको बताना है। इसमें कौन सा अनुवाद है इसका? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि, अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, अहम कलमेन पत्रम लिखामि, अहम कलमेन पत्रः लिखानि। तो आपको इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता तो लग गया होगा कि मैं लिखूंगा ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब है भविष्य काल की बात है। तो इसका राइट हो जाएगा अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला बी, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, ठीक है। लिखिष्यामि होता नहीं है, लिखामी होता नहीं है, लिखानी होता नहीं है, क्योंकि हमारा यही बनेगा लेखिष्यामि, ठीक है। तो राइट आंसर अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, ऐसा हमारा ये बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 38 नंबर पे। देखिए सवाल को समझते हैं एक बार। सवाल कह रहा है कि नृपः दरिद्राय दानम ददाति, अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भविष्यति। कह रहे हैं कि नृपः दरिद्र के लिए, राजा दरिद्र के लिए दान देता है, अस्य वाक्यस्य, इस वाक्य का कर्मवाच्य में क्या रूप होगा? तो हमें इसका कर्मवाच्य में रूप बताना है। तो देखिए इसमें कर्मवाच्य का रूप बनेगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शनों में है आपके नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, तो सेकंड पे है नृपेण दरिद्रम दानम दीयेत, नृपेण दरिद्राय दानम ददाति, नृपाय दरिद्राय दानम दीयते। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, यानी कि पहला वाला ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, ठीक है। यानी दा धातु का जो बनेगा वो दीयते दीयते दीयन्ते बनता है। देखो सब जगह गलत है आपका, ठीक है, इसी में आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो नृप शब्द है तो आपको पता है कि जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो तृतीया में जाएगा। तो और देखो तृतीया में है नहीं आपकी, और जहाँ तृतीया में है वहाँ पे आप क्रिया ही गलत है। ये देखिए यहाँ पर क्रिया गलत है, यहाँ पर आपका नृपाय लिख रहा है जो वैसे गलत है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है वाक्यमिदम संशोधयत, यानी इस वाक्य को संशोधित करना है। कभी भी कालिदास है श्रेष्ठ है, कभी भी कालिदास है श्रेष्ठ है। वैसे तो ये आपको सूक्ति भी पता होगा, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अगला सवाल है हमारा 40 नंबर। देखते हैं सवाल को। रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्ति संयोजयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करके आपको सूक्ति को संयोजित करना है, यानी आपको सूक्ति याद की होंगी आपने, तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूक्ति है प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित, तो आत्मन है आत्मनः आत्मनि आत्मानम। तो दोस्तों इसकी जो सूक्ति है वो है आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित, तो इसमें आत्मन है आ जाएगा, क्योंकि सूक्ति है, ये सूक्ति याद होगी तो फटाफट हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो सूक्ति याद होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए प्राचीनतम पाठशाला विधौ कोयम विधि ही सन्निहित नास्ति। कह रहे हैं कि प्राचीनतम पाठशाला विधि में कौन सी विधि सन्निहित नहीं है। अब नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी विधि पाठशाला विधि में नहीं है, ठीक है, सन्निहित नहीं है। तो ऑप्शन है हमारी पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि ही, सूत्र विधि ही, प्रत्यक्ष विधि ही, ठीक है। सवाल दोबारा समझ लो। प्राचीनतम पाठशाला जो विधि है ये कोयम विधि, यानी कौन सी विधि, प्राचीनतम पाठशाला विधि में कौन सी विधि सन्निहित नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलिए आंसर इसका हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि ही, यानी प्रत्यक्ष विधि जो है ये आपकी इस विधि में सन्निहित नहीं है। पारायण विधि है, सूत्र विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, ये इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर पे। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत। कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर, तो प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की होनी चाहिए? पठन कार्यस्य, अभ्यास कार्यस्य, मौखिक कार्यस्य,
लेखन कार्य से। तो बताइए प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौखिक कार्य से। किसका? मौखिक कार्य से, यानी कि सी वाला आंसर एकदम सही है, मौखिक कार्य। क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर होता है वहां पर मुख्य रूप से मौखिक कार्य ही करवाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल बहुत ही आसान सवाल है। भंडारकर विधेहे अपरम नाम किम? भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि ही, व्याख्या विधि ही, पाठ्यपुस्तक विधि ही। तो बताइए क्या है इसका? बहुत ही सिंपल सवाल है। व्याकरण अनुवाद विधि जो है आपकी, तो भंडारकर विधि का दूसरा नाम बताना है, एकदम सिंपल है। इसको हम कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि इसका दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि भी है। ठीक है, भंडारकर विधि का दूसरा नाम है ये। अगला सवाल है 44 नंबर का। शिक्षक है कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्दभंडारस्य अभिव्यक्तेः सामर्थ्यस्य च परीक्षाम करोति। देखो एक बार सवाल को समझ लेना, इसमें सवाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर किसी भी स्थिति में नहीं बता सकते। सवाल कह रहा है कि शिक्षक कया परीक्षा यानी किस परीक्षा के द्वारा उच्चारण, शब्द भंडार, अभिव्यक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा करता है। अब देखो ऑप्शन है आपका मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और सामयिक परीक्षा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा बताइए? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि मौखिक परीक्षा। कह रहे हैं कि शिक्षक किस परीक्षा के द्वारा उच्चारण, शब्द भंडार, अभिव्यक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षाया, यानी मौखिक परीक्षा के द्वारा। ठीक है, अब देखो लिखित, प्रायोगिक, सामयिक ये परीक्षा नहीं होगी, इसमें मौखिक परीक्षा होगी इसमें। अगला सवाल 45 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभः भवति? तो सवाल है हमारा भाषा अधिगम से प्रक्रिया कथम प्रारंभ भवति, यानी भाषा अधिगम की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। ऑप्शन है नेत्राभ्याम हस्ताभ्याम च, पादाभ्याम कर्णाभ्याम च, नासिकया मुखेन च, कर्णाभ्याम जिह्वया च। ठीक है, अब इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कर्णाभ्याम जिह्वया च। ये कह रहे हैं कि भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रारंभ होती है? कर्ण और जिह्वा से। ठीक है, यानी कानों के द्वारा और जीभ के द्वारा। अब ये कह रहा है पहले ऑप्शन में कि नेत्र और हाथों के द्वारा, पाद और कानों के द्वारा, नासिका और मुख से, या फिर कान और जिह्वा के द्वारा। तो ये आपका सटीक और सही आंसर माना जाएगा, कर्णाभ्याम जिह्वयः च। ठीक है, कर्ण और जिह्वा। अगला सवाल देखते हैं इसमें। देखिए अगला सवाल है हमारा, देखिए शिक्षणस्य केंद्र बिंदुरस्ति। बहुत ही अच्छा सवाल है। शिक्षण का केंद्र बिंदु है भवनम, पाठ्यपुस्तकम, शामपट्टम और भ्रमणम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा बताइए? शिक्षक का केंद्र बिंदु की बात चल रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, यानी कि पाठ्यपुस्तकम। जो पाठ्यपुस्तक है ये शिक्षक का केंद्र बिंदु माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये एकदम सटीक और सही आंसर है ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल को पढ़ते हैं। भाषायाः विचार अभिव्यक्ति ही भवति। कह रहे हैं कि भाषा की विचार अभिव्यक्ति होती है कैसे? दर्शनेन वाचनेन च, भाषणेन दर्शनेन च, भाषणेन लेखनेन च, श्रवणेन मननेन च। तो देखिए किससे होती है? ये पूछ रहे हैं भाषा या विचार अभिव्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाषणेन लेखनेन, यानी कि सी आंसर इसका सही माना जाएगा। भाषणेन लेखनेन च, यानी भाषण और लेखन से भाषा की विचार अभिव्यक्ति होती है। यानी भाषण के माध्यम से भी हम विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और लेखन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी बात को हम या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषण का माध्यम होता है एक, और एक दूसरा होता है लेखन का, यानी लिख करके भी हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 48 नंबर पे। गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति। सवाल को समझो एक बार। गद्य खंडानाम पद्यानाम च, गद्य खंड पद्यों के शुद्ध उच्चारण में वाचनस्य कार्यम, यानी वाचन के कार्य कस्मिन् सिद्धांते भवति, वाचन का कार्य किस सिद्धांत में होता है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो अभ्यास सिद्धांते, सक्रियतया सिद्धांते, रुचि सिद्धांते,
मौखिक कार्य सिद्धांते, तो किस सिद्धांत में होता है? गद्य खंडानाम, ठीक है, तो ये होता है हमारा मौखिक कार्य सिद्धांते। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मौखिक कार्य सिद्धांते गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यम जो होता है वो होता है मौखिक कार्य के सिद्धांत में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 49 से 54 नंबर तक, ये हमारा गद्यांश पर आधारित दोस्तों। एक बार हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं और गद्यांश को समझ लेते हैं, उसके बाद में इसमें जो प्रश्न हैं उनका आंसर देंगे। तो देखिए, कह रहे हैं अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। अब अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों को आपको समझाना है या उनका उत्तर देना है। तो गद्यांश है आपका, विश्व प्रसिद्धाम पशु मेलाम द्रष्टुम ग्रामीण जनाः विदेशी पर्यटकाः च आगच्छन्ति। कह रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध पशु मेला को देखने के लिए ग्रामीण लोग और विदेशी पर्यटक आते हैं, ठीक है। अस्य मासस्य कार्तिक पूर्णिमायां जनाः पुष्करस्य सरोवरे आत्मनः पवित्रार्थं स्नानं कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि इस मास के कार्तिक पूर्णिमा में लोग पुष्कर सरोवर में आत्मनः पवित्रार्थम, यानी आत्मा के पवित्र के लिए या स्वयं के पवित्र करने के लिए स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं स्वयं के पवित्र के लिए, ठीक है, यानी हम पवित्र हो जाएं इसके लिए स्नान करते हैं। मेलायाम अश्वानाम नृत्यम, मेले में अश्वों का नृत्य यानी घोड़ों के द्वारा नाचना, उष्ट्रानाम धावनम, ऊँटों के द्वारा दौड़, सौंदर्य प्रतियोगितायाश्च, और सौंदर्य प्रतियोगिता, विदेशी पर्यटकाणाम सांस्कृतिकी प्रतिस्पर्धाः भवन्ति, यानी सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा होती है, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होते हैं। आगे कह रहे हैं श्रेष्ठ जातीयाणाम पशूनाम कृते, श्रेष्ठ जाति के जो पशु हैं उनके लिए, जो अच्छी जाति के क्वालिटी वाले हैं उन पशुओं के लिए पुरस्काराणि मेला समिति पक्षतः प्रदीयन्ते, उनके लिए मेला समिति के पक्ष से या मेला समिति के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रायः मेलायाम सर्वत्र उष्ट्राणाम सम्मेलनम दृश्यते। कह रहे हैं कि प्रायः मेला में सभी जो ऊँट हैं उनका सम्मेलन दिखता है, यानी सभी वहाँ पर इकट्ठे दिखते हैं। राजस्थान से क्रमेलक है राज्य पशु घोषितः वर्तते, राजस्थान में जो ऊँट है उसको राज्य पशु घोषित किया गया है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा गद्यांश है। अब इस गद्यांश में जो जो प्रश्न हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। गद्यांश हमने समझ लिया है, अब इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको हम फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला सवाल, ग्रामीण जनाः विदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति, रेखांकितम क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तयतु। कह रहे हैं कि ग्रामीण जनः विदेशी पर्यटका च आगच्छन्ति, यहाँ पर जो आगच्छन्ति अंडरलाइन किया गया है उसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। लंग लकार का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल, यानी कि हमें इसको भूतकाल में बदलना है। तो बताइए भूतकाल में क्या होगा? ऑप्शन है आगच्छन्, आगमिष्यन्ति, आगच्छन्तु, आगच्छेयुः। तो इसमें केवल एक है हमारा एक नंबर पे, ये वहाँ एकदम सही है, आगच्छन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा भूतकाल में आगच्छन रूप बनेगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर, मेलायाम अश्वानाम नृत्यम, यानी मेले में अश्वों का नृत्य, प्रतिस्पर्धा भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये प्रश्न निर्माणाय निम्नांकितम पदम उपयुक्तम। कह रहे हैं कि जो रिक्त स्थान है यहाँ से आपको प्रश्न बनाना है। अब किससे एकदम सही प्रश्न बनेगा? किम, कस्य, कदा और केशाम, इनमें आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को जोड़ करके हमें बनाना है कि प्रश्न किससे बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही प्रश्न बनेगा वो बनेगा केशाम से। किससे बनेगा? केशाम, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा केशाम। तो हमारा हो जाएगा मेलायाम अश्वानाम नृत्यम केशाम प्रतिस्पर्धा भवन्ति, यानी किनकी प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। क्योंकि भवंती बहुवचन है तो कस्य कहेंगे तो कस्य प्रतिस्पर्धा भवंती, ये ठीक नहीं बैठेगा। किम भी ठीक नहीं बैठेगा, कदा भी ठीक नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सही जो बैठेगा हमारा केसाम होगा। तो केसाम हमारा राइट आंसर इसमें हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम एक एक सवाल को यहाँ पर बता रहे हैं, सभी अपने अपने आंसर मिलाते चलें। तो ये हमारा सवाल हो गया अश्वानाम यानी नृत्यम, तो हो जाएगा डी।
अगला सवाल है हमारा, देखिए, मेला समेति पक्षतः इत्यत्र प्रत्ययः विद्यते। मेला समेति पक्षतः यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय, तरप, तसिल और तम प्रत्यय। तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, मेला समेति पक्ष तय है। जब तय है ऐसा आता है तो वहाँ पर तसिल प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? तसिल प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा तसिल प्रत्यय हो जाएगा एकदम करेक्ट। अगला सवाल है हमारा, देखिए, आत्मन है पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति रेखांकित पदे विभक्तिरस्ति। कह रहे हैं कि जो आत्मन है, जो हमारा पद है, इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी। तो एकदम सिंपल सवाल है। आत्मन है में षष्ठी विभक्ति है दोस्तों। कौन सी है? षष्ठी। आत्मन है, ठीक है। आत्मन है में षष्ठी है, आत्मन शब्द है हमारा, तो आत्मन है के अंदर षष्ठी विभक्ति में बनता है आत्मन रूप। अगला सवाल एकदम आसान है। देखिए, कह रहे हैं कि देशी पदस्य विलोम पदम वर्तते। जो देशी शब्द है इसका विलोम पद बताना है। तो विदेही, विदेशी, विदिशा, राज्य। एकदम सिंपल है, देशी का विदेशी हो जाएगा भाई। देशी का जो विलोम पद होगा वो विदेशी हो जाएगा। एकदम सिंपल है। सवाल है, प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकार है वर्तते। प्रदीयन्ते में आपको लकार बताना है। जो प्रदीयन्ते हमारा पद है इसमें आपको लकार बताना है कि कौन सा लकार है। तो ऑप्शन है लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार और लट लकार। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए फटाफट। तो इसमें एकदम सिंपल है, लट लकार है दोस्तों। कौन सा है? लट लकार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही डी, यानी कि लट लकार एकदम सही है। ठीक है। प्रदीयन्ते, अब ये आपका जैसे हम कर्मवाच्य में रूप बनाते हैं ना आत्मनेपद वाला, सेम उसकी तरह है। जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लभते, लवेते, लभन्ते, ऐसे ही प्रदीयन्ते। तो आपका लट लकार में बनेगा, सिंपल है। अगला देखिए, अगले यहाँ भी हमारा एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश के आधार पर इसमें हमारे कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो हमारे सवाल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गद्यांश कह रहा है कि मानव जीवने अनुशासनस्य खलु महती आवश्यकता अस्ति। कह रहे हैं कि मानव जीवन में अनुशासन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कह रहे हैं यदि मानवाः अनुशासनशीलाः न भवेयु, यदि मानव अनुशासनशील नहीं होते हैं, तदा तो विचित्रा जगतः गति स्यात्, तो इस संसार की विचित्र गति हो जाएगी। यदि सर्वे जनाः स्वेच्छया कार्यं कुर्वन्ति, यदि सभी लोग अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, तदा सर्वत्रैव कार्यहानि भवेत्, तो सभी जगह कार्य की हानि होगी। अनुशासनेन एव, अनुशासन से ही अस्माकं सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, हमारे सभी कार्य होते हैं। यस्मिन् देशे अनुशासन व्यवस्था उत्तमा वर्तते, जिस देश में अनुशासन व्यवस्था उत्तम होती है, तस्मिन् देशे एव, उसी देश में ही सुख प्राप्ति ही भवति, सुख की प्राप्ति होती है। अनुशासनेन एव, अनुशासन के द्वारा ही सर्वेषां कल्याणं भवति, सभी का कल्याण होता है। अनुशासन से ही सभी का कल्याण होता है। कितना सुंदर गद्यांश है दोस्तों। अब चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जगत है इत्यत्र का विभक्ति। जगत यानी संसार होता है, तो जगत में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी और तृतीया। तो आप बता दीजिए फटाफट इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों। एकदम सिंपल है, तो इसमें हो जाएगी हमारी षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। कितना सरल प्रश्न आया है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है हमारा, तदा तु विचित्रः जगतः गति स्यात्, तो फिर विचित्र संसार की विचित्र गति हो जाएगी। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदमस्ति, इस वाक्य में विशेषण पद बताना है। तो देखिए यहाँ पर है विचित्राः और जगत है, तो विशेषण पद हो जाएगा विचित्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो संसार की कैसी स्थिति हो जाएगी? विचित्र। तो विचित्र, यहाँ पर विचित्रा जो है ये विशेषण पद है, और विशेषण पद ही हमसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा विचित्रा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कार्य हानि ही इत्यत्र कै समास है। कार्य हानि जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है, यानी कार्य से हानि, कार्य हानि, कार्य की हानि होती है, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, प्राप्ति ही इत्यत्र के उपसर्ग है। प्राप्ति ही जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? आंग, प्र, आप और प्र, इसमें हमें उपसर्ग बताना है। तो प्राप्ति में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा है? प्र उपसर्ग है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। ठीक। अगला हमारा सवाल है सेकंड लास्ट,
तो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहे हैं कि गति ही इत्यत्र के प्रत्यय, बहुत ही सुंदर सवाल है। गति ही में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें राइट आंसर है हमारा तिन प्रत्यय, यानी गति में तिन प्रत्यय है। ठीक है, तिन प्रत्यय। और आपके सारे ऑप्शन गलत हैं, जैसे तय है, ती, निनी, ये ठीक नहीं है। आपका तिन प्रत्यय एकदम सही माना जाएगा। अगला सवाल हमारा लास्ट सवाल है, तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति भवति, उसी देश में सुख की प्राप्ति होती है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, कह रहे हैं कि इस वाक्य में अव्यय पद है। तो बताइए, बहुत ही आसान सवाल है और लास्ट सवाल है। अव्यय पद हमें इसमें बताना है। तो इसमें अव्यय पद हमारा एव है। क्या है? एव। तो देखिए एव आपका कहाँ पर आ रहा है? सी में आ रहा है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एव हमारा अव्यय पद है। तो दोस्तों ये रही हमारी आंसर की कंप्लीट हो जाती है। हमने आंसर की बताई आपको L2 की, यानी कि लेवल द्वितीय वालों की है। और भाषा हमने बात करी है आपकी, ये फर्स्ट भाषा है हमारी। कौन सी भाषा है दोस्तों? फर्स्ट, यानी भाषा फर्स्ट के हमने सारे आंसर आपको बताए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भाषा सेकंड के पूरे आंसर की आपको बताएंगे कंप्लीट। हर सवाल को इसमें हम समझाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा ये कि हमने शॉर्ट में ही बताया है, ठीक है, डिटेल से थोड़ा बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अपने आंसर मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अपने आंसर मिला के अपना स्कोर आप बताएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आपको यदि किसी प्रश्न में डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका जो भी समाधान होगा हम उचित समाधान उसको करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट यानी कि सेकंड जो हमारी भाषा रहेगी उसके सभी प्रश्नों को हम समाधान उसमें करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।